चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। और देखिए आज की जो हमारी क्लास है वो MCO 021 राइट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की क्लास रहेगी। और इस क्लास में हम लोग ब्लॉक नंबर 3 रिवाइज करने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली एमकॉम के लिए क्लास है ना। तो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट जो है इस यूनिट का नाम है। और ओवरऑल हम इसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे, डायग्राम देखेंगे कि इसमें आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर पूछ सकता है। तो एक बार देख लेते हैं ओवरऑल क्या क्या चीज़ें हैं। देखिएगा, सबसे पहले शुरुआत जो है वो यूनिट नंबर 7 से है जिसमें हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो आपको भी पता है प्रोडक्शन का मतलब होता है कि भाई आपने कोई भी रॉ मटेरियल लेकर आए, फैक्ट्री के अंदर आपने उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया और प्रोसेस करके हमने उससे एक प्रोडक्ट तैयार कर दिया, वो क्या होता है, प्रोडक्शन होता है ना। और जब प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन के लिए हमें इनपुट चाहिए होंगे, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये कुछ हमारे इनपुट होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक आउटपुट यानी एक जो प्रोडक्ट है वो तैयार कर लेते हैं, है ना। तो प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो इसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस होकर के काम करता है। जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें 4 तरह के डिसीजन आएंगे कि वेदर टू प्रोड्यूस और नॉट, है ना, कि हमें प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो हाउ मच यूनिट आउटपुट टू बी प्रोड्यूस, कितना हमें आउटपुट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। थर्ड आता है व्हाट इनपुट कॉम्बिनेशन इज़ टू यूज़, यानी जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके दौरान कौन कौन से इनपुट हमें लगेंगे, उन इनपुट को देखना पड़ेगा। फोर्थ पर आपका टेक्नोलॉजी आएगा कि व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी वी नीड टू इट, है ना, कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। प्रोडक्शन फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें लैंड, सीडलिंग, फर्टिलाइज़र, वाटर, लेबर, मशीनरी, ये सारी चीज़ें जो है वो एक इनपुट की तरह हमें यूज़ करनी होती हैं, ठीक है। इनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जानेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, है ना। क्योंकि ओवरऑल तो फंक्शन प्रोडक्शन का ही है तो उसमें इनपुट भी इन्वॉल्व है ना। इनपुट इन्वॉल्व होंगे तभी क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इट एक्सप्रेस द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एंड वी रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन फंक्शन फॉर द फर्म इज क्यू बराबर एफ x1 x2 और सो ऑन xn तक, ठीक है। क्यू क्या है, एक मैक्सिमम क्वांटिटी दी गई है और x जो है वो वेरियस इनपुट है, ठीक है। एफ इज़ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। और नॉर्मली हम इसमें 2 इनपुट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल को के से डिनोट करेंगे और लेबर को एल से डिनोट करेंगे। तो ओवरऑल इक्वेशन हमारी इस तरह से हो जाती है, क्यू बराबर एफ एल कोमा के, ठीक है। हम इसमें एक पॉइंट ऐड करते हैं टेक्नोलॉजी का कि अगर कोई भी फर्म टेक्निकली एफिशिएंट है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट को जनरेट कर सकती है और उसके पास सिर्फ क्या होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए। इनपुट्स के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर है तो प्रोडक्शन हमारा बढ़िया होगा और मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट हम जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। और अगर इकोनॉमिकल एफिशिएंट है तो जो पॉसिबल कॉस्ट है वो कम हो जाती है, ठीक है। यानी कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी नहीं है तो ओवरऑल हमारा जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है जी। इसमें 2 तरह की चीज़ें आती हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो इनपुट को हम 2 तरह से डिवाइड करेंगे, एक होते हैं फिक्स इनपुट और एक होते हैं वेरिएबल। फिक्स इनपुट वो हैं जिसकी क्वांटिटी में चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। टाइम पीरियड के बेसिस पर जिसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है वो हमारा क्या है, फिक्स इनपुट है। वेरिएबल इनपुट वो होता है जिसमें चेंज हो रहा है, जिसमें टाइम के बेसिस पर बदलाव आता है, उसको वेरिएबल इनपुट बोलेंगे, ठीक है जी। प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो एक फिक्स इनपुट है। और इसके अलावा अगर हम वेरिएबल इनपुट की बात करें तो उसमें हमारे पास वर्कर जो है वो एक वेरिएबल इनपुट में आ जाता है कि वर्कर का हम कह नहीं सकते कि वो पूरे के पूरे प्रोडक्शन में सेम ही रहेगा या अलग अलग होगा, है ना। तो 2 तरह के इनपुट है, याद रखेंगे। उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन, ये मैंने अभी बताया कि आपको कैपिटल और लेबर याद रखने हैं, 2 इनपुट हैं जो एज अ प्रोडक्शन यूज़ होंगे, ठीक है जी।
उसके बाद इसमें टोटल, एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट आता है। क्या क्या आता है? टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है जी। यहाँ पे हमने लेबर लिया और ये उसका टोटल प्रोडक्ट लिया, राइट। पहले हमने माना कि अगर मेरे पास लेबर 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा, है ना। लेबर मेरा 1 हुआ तो आउटपुट बढ़ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आउटपुट या टोटल प्रोडक्शन जो हमारा है वो बढ़ रहा है। ठीक है जी। जब हम मार्जिनल प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये क्या होगा? डिफरेंस होगा दोनों का, यानी ओवरऑल आउटपुट मेरा कितना है और लेबर हमारे पास कितनी है, उसी का डिफरेंस जो है वो क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। उनका रेशो बना लेते हैं। चेंज इन क्या हुई? यानी चेंज इन टोटल प्रोडक्शन एंड चेंज इन एल, यानी कि लेबर में कितना बदलाव हुआ है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे बदलाव नहीं हो रहा है, यहाँ पे है 10 अपॉन में 1। ठीक है जी। यहाँ पे 28 अपॉन में 1, यहाँ पे 54 अपॉन में 2, राइट। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। इसका जो डिफरेंस आप देख रहे हो 18 आएगा इसका डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंस 26 आएगा, इसका डिफरेंस 22 आएगा। डिवाइड में तो 1 ही चल रहा है ना, डिवाइड में तो 1 ही चल रहा है ना, 1 यूनिट का डिफरेंस है। फिर इसी तरह हम एवरेज प्रोडक्शन निकालते हैं तो क्या करेंगे? आउटपुट को लेबर यूनिट से डिवाइड करेंगे। जितना मेरे पास टोटल प्रोडक्शन है और जो लेबर यूनिट है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर भाई? ये फॉर्मूला रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। इसी को डायग्राम में अगर हम प्लॉट करते हैं तो 3 स्टेज इसकी दिखाई देंगी। टोटल प्रोडक्शन पहले बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ने के बाद एक मैक्सिमम स्टेट पर आएगा और उसके बाद टोटल प्रोडक्शन हमारा डिक्लाइन स्टेट पर आता है, कम होने लगता है। ठीक है। एवरेज प्रोडक्शन की बात करें तो ये इंक्रीज़ होगा, फिर बाद में डिक्रीज़ होगा। ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज़ होता है और फिर ये आपका नीचे डिक्लाइन पर जाएगा। ठीक है। एक स्टेट पर ये 0 हो जाएगा और फिर नीचे जा कर के नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। ये हमारा टीपी एमपी एपी का रिलेशन है। यहाँ इसमें एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टीपी एमपी एपी का रिलेशन, राइट। तो अच्छे से कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह हमारे पास लॉ आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, राइट। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न का मतलब क्या है कि एज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट इंक्रीज, तो अदर इनपुट जो है वो कांस्टेंट हो जाते हैं और देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट बियॉन्ड द एमपी ऑफ द वेरिएबल, देन इनपुट विल बी डिक्लाइन। इसकी वजह से इनपुट जो है वो डिक्लाइन होने लग जाती है। क्लियर है? एमपी वाज इंक्रीजिंग एट द 4th वर्कर यूनिट एंड बियॉन्ड द एमपी विल बी डिक्रीजेस। ठीक है। और उससे ज़्यादा अगर होता है तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन या मार्जिनल रिटर्न जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्लाइन स्टेट पर चला जाएगा। ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न बोलता है। ये इसकी स्टेजेस भी हैं, है ना, कि अगर मार्जिनल प्रोडक्शन 0 से ज़्यादा है तो हमारा एवरेज प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर ये ग्रेटर 0 है और एपी जो है वो नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि टीपी विल बी इंक्रीजिंग और एमपी विल बी लेसर देन एपी, है ना। और जब ये लेसर 0 हो जाएगा तो ये क्या केस दिखाता है हमारे पास? इन दिस केस टीपी विल बी फॉलिंग। ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपको एज इट इज़ करनी है। ऐसे फिलर का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, कुछ भी नहीं है, बस आपका थोड़ा सा रिलेशनशिप वैल्यू है, अगर वो याद है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन आइसोक्वेंट। आइसोक्वेंट का मतलब होता है इक्वल और सेम, यानी प्रोडक्शन के अंदर जो लोकस कर्व है वो इक्वल आउटपुट कर्व दिखाता है 2 पॉइंट पर, तो वो प्रोडक्शन का आइसोक्वेंट बनेगा, राइट। इसमें 2 इनपुट लेने हैं, कैपिटल और लेबर, और आइसोक्वेंट जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में क्या करेगा? सेम लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट करके देगा। तो ये आपका डायग्राम है आइसोक्वेंट का, एक तरफ लेबर दिखानी है और दूसरी तरफ कैपिटल दिखानी है, तो आप इसको शो करके दिखा सकते हैं आइसोक्वेंट में, राइट। फिर आपका MRT आता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मीन्स इसका ये होता है कि भाई आपने लेबर में चेंज करा है, कैपिटल में चेंज किया है, तो उनके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, जो प्रोपोर्शनेट वैल्यू है, वो आपकी MRTS है। इसमें हम ये मानते हैं कि जो चेंज है वो लेबर और कैपिटल में होगा, बाकी जो इनपुट्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो आपके कांस्टेंट रहेंगे। ये कौन कहता है? MRT कहता है, मार्जिनल रेट ऑफ
टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहता है। हमेशा ये पॉजिटिव नंबर शो करता है और अगर इसका स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, बस ये याद रखना है थोड़ा सा। यही डायग्राम आपका इसमें बताया गया है जो पीछे था। ये आइसोक्वेंट की आपकी शेप्स हैं, एल शेप, ठीक है, ये आपकी कांस्टेंट है ना, और एक ये आपकी ये है। इन पैनल 1 आइसोक्वेंट एंड राइट एंगल, राइट, यहाँ पे राइट एंगल है, दोनों इनपुट और फिक्स प्रपोर्शन में यूज हो रहे हैं, कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बट पैनल 2 जो है उसमें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो इस तरह से हमारा इसका स्कोप जो है वो बन रहा है, स्लोप बन रहा है, राइट। और ये जो है वो नॉर्मल सिचुएशन है इनपुट्स की। ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है, बढ़िया, बेटर वे, है ना। ऑप्टिमल का मतलब होता है जितना मुझे आउटपुट चाहिए था उतना ही आउटपुट मैंने जनरेट कर लिया डिफरेंट इनपुट से, तो वो मेरा होता है ऑप्टिमल। यानी अगर मैं इनपुट लगा भी रहा हूँ और मुझे प्रोडक्शन नहीं मिल रहा, मुझे उतना आउटपुट नहीं मिल रहा जितना मैंने कॉस्ट किया है, जितना मैंने इनपुट्स लगाए हैं, तो वो एक सिचुएशन ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन की नहीं होगी, ठीक है। तो ये वही कह रहा है। Production manager can make either following two input choice decision. Choose the input combination that yield the maximum level of output at a given level of expenditure. And second is choose the input combination that lead to lowest cost of producing a given level of output. Means वही है, आपका level of output तो बढ़े but जो overall cost है वो हमारी कम हो, तो हम कहेंगे optimal combination of inputs है। डन है भाई। बच्चा एक आपका रिटर्न टू स्केल होता है, इसमें 3 तरह के रिटर्न आएंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न एंड कांस्टेंट रिटर्न। ओके, रिटर्न का मतलब है आपने इनपुट लगा दिए हैं, उसके बदले में आउटपुट आपको कितना मिला। यानी अगर मेरे इनपुट की वैल्यू कम हो रही है और आउटपुट की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो हम कहेंगे कि हम इंक्रीजिंग रिटर्न के केस में हैं, है ना। और अगर हम बात करें कांस्टेंट रिटर्न की, तो जितना हमने इनपुट लगाया उतना ही मुझे आउटपुट मिला, यानी सेम रेशो में हमें रिजल्ट मिल रहा है, तब हम कहेंगे कि कांस्टेंट रिटर्न है। ओके, और डिक्रीजिंग का केस कब होता है, जब इनपुट हमारा क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, राइट। तो ये आपके 3 तरह के स्केल आएंगे और इनके डायग्राम भी आपके पास है। ये कांस्टेंट रिटर्न है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न है और ये डिक्रीजिंग रिटर्न है। एज इट इज़ डायग्राम आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं, ठीक है। मीनिंग मैंने बता दिया कि क्या होता है, ओवरऑल मीनिंग क्या है इसका वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। ये दोबारा से वही फंक्शनल फॉर्म आ रही है। और इसके अलावा कोब डगलस ने प्रोडक्शन फंक्शन को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया है, क्यू बराबर ए के अल्फ़ा और एल बीटा, है ना, इन्होंने इस तरह से डिफ़ाइन किया है। तो ये कोब डगलस का भी याद रखना। इन्होंने कहा कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम फर्म को इंक्रीजिंग रिटर्न में मानते हैं, और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है तो हम कांस्टेंट रिटर्न बोलेंगे, और अगर लेसर 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न बोलेंगे, ठीक है। ये तीनों अलग अलग सिचुएशन है जो अकॉर्डिंग टू डगलस प्रोडक्शन के बारे में बताई गई है। इसमें नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जिसमें सबसे पहले है टाइम सीरीज़। तो टाइम सीरीज़ में होता है कि आपने इनपुट लगाए हैं अलग अलग टाइम पीरियड में, तो उसके हिसाब से आउटपुट हमें कैसे मिला वो टाइम सीरीज़ होगा, राइट। ईच पीरियड में कितना आउटपुट जनरेट कर पाए हम, वो हमारा टाइम सीरीज़ का डाटा है। क्रॉस सेक्शन एनालिसिस, जिसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ इनपुट यूज्ड एंड आउटपुट प्रोड्यूस इन वेरियस फर्म और सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री एट अ गिवन टाइम इज़ कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल डाटा, ठीक है जी। अलग अलग सेक्टर के अंदर जो गिवन टाइम पीरियड में इनपुट और आउटपुट हमें मिल रहे हैं उनका जो रेशो बन रहा है वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस है। इंजीनियरिंग एनालिसिस में टेक्निकल इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय इंजीनियर, ठीक है। इट इज़ अंडरटेकन व्हेन टू टाइप डू नॉट सफिस,
द डाटा इन दिस एनालिसिस कलेक्टेड बाय एक्सपेरिमेंट मेथड, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से कलेक्ट किया जाएगा। लिमिटेशंस क्या है इसकी? नैरो रेंज ऑफ द वैल्यू है, इसके अलावा अजम्पशंस पर बेस्ड है, ठीक है, ओनली एफिशिएंट कॉम्बिनेशन को ही टैकल करेगा, और इसके अलावा फाइनेंशियल एक्टिविटी और मार्केटिंग एक्टिविटी को इग्नोर करता है, ठीक है जी। तो ये आपकी कमियां हैं। चैप्टर समझ आया भाई? ओवरऑल जो क्वेश्चंस है वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको, तो वो आप वहाँ से कर लेंगे, मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। आगे आता है कोस्ट। कोस्ट हम बोलते हैं एक्सपेंस को, है ना, प्रोडक्शन करने में जो भी खर्चा आया वो हमारी कोस्ट है। ये भी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों तरह से हो सकती है ना। शॉर्ट रन के लिए कितनी कॉस्ट है और लॉन्ग रन के लिए कितनी कॉस्ट है वो इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। दो तरह से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, एक एक्चुअल कॉस्ट और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट है विच इज़ अ फर्म इनकर वाइल प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग ए गुड्स और सर्विस, है ना, कि ये वो कॉस्ट है जिसने जो फर्म ने इनकर करी है प्रोडक्शन करने में और एक्वायर करने में, है ना। रॉ मटेरियल, लेबर, रेंट, ये सारी चीज़ें एक्चुअल कॉस्ट में आती हैं। इसके अलावा आउटले कॉस्ट होती है, इसी को हम एक्चुअल कॉस्ट, आउटले कॉस्ट या एक्विजिशन कॉस्ट भी बोल देते हैं, याद रखिएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि हमने एक रिसोर्स लिया है तो उस रिसोर्स का बेस्ट यूज़ करने के लिए जो हमें ओवरऑल कॉस्ट का सामना करना पड़ा वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जो एक्चुअल पेमेंट जिसमें इन्वॉल्व हुई है, मॉनेटरी पेमेंट बाय फर्म, है ना, इनपुट यूज़ करने के लिए जो हमने पेमेंट करी वो क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी बट नॉट इन्वॉल्व एनी कैश पेमेंट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है एक इम्प्लिसिट कॉस्ट की तरह होती है। क्लियर? इसका कंट्रोल हमारे पास है, हम कर भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो करनी ही पड़ती है, ठीक है, वो पेमेंट हमें मैंडेटरी करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट यूजफुल फॉर मैनेजिंग टैक्सेशन नीड एज वेल एज कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है? जिससे हम टैक्सेशन नीड को पूरा करते हैं। क्लियर है? अकाउंटिंग प्रॉफिट आर फर्म टोटल रेवेन्यू लेस द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इकोनॉमिक्स ने इसको अकाउंटिंग प्रॉफिट को ऐसे डिफाइन किया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट। फर्म टोटल रिसिप्ट एक्सीड ऑल द इकोनॉमिक कॉस्ट देन एंटरप्रेन्योर कॉल्ड इट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉफिट। अगर टोटल रिसिप्ट हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में हम लोगों के पास जो है वो ये सिचुएशन आएगी। ये हमारे पास डाटा है, कर भी सकते हो इसको। कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल है जिसको हम एग्जीक्यूटिव हेड हमारा कंट्रोल कर पा रहा है हमारी एफिशिएंसी को असेस करके, दो वो कंट्रोलेबल है। अनकंट्रोलेबल है जिस पर कोई भी जोर नहीं है, जैसे डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा, ऑब्सोलेंस होंगी ही होंगी, है ना, तो वो अनकंट्रोलेबल है, नॉन कंट्रोलेबल भी बोल देते हैं। पास्ट कॉस्ट जो पीछे वाली है ना, इन आवर पास्ट हमने कोई भी कॉस्ट इनकर करी और उसका रेवेन्यू हम आज जनरेट कर रहे हैं, पास्ट कॉस्ट है। फ्यूचर कॉस्ट है जो इन फ्यूचर पीरियड में होने वाली है, वो अनसर्टेन है, हो भी सकती है और नहीं भी। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? एसेट की वो वैल्यू जिस पर हम उसको ख़रीद कर लाए हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना, उसकी परचेजिंग वैल्यू। रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमारी जो उसको सेल आउट करने में या फैक्ट्री से लेकर फिनिश प्रोडक्ट बनाने तक, फैक्ट्री के बाद जब उसको कस्टमर तक पहुंचाते हैं उस दौरान जो भी हमें खर्चा करना पड़ा, सेलिंग का, ओवरहेड का, डिस्ट्रीब्यूशन का, मैनेजमेंट का, तो वो सारी चीज़ें इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएंगी। उसके बाद टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो है दोनों का टोटल है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, दोनों का टोटल क्या होगा? टोटल कॉस्ट होएगी। एवरेज कॉस्ट सेम वही,
कि टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इनपुट्स, कितने यूनिट हुए, नंबर ऑफ यूनिट डिवाइड करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इसका डिफरेंस है, टोटल कॉस्ट का डिफरेंस और डिवाइड बाय चेंज इन एन, है ना, उन दोनों का डिफरेंस है वो आपका इसके अंदर आएगा। जैसे हमने प्रोडक्शन लिखा था, बस यहाँ पे कॉस्ट सी जो है वो रिप्लेस करना है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर आती है, जो चेंज नहीं होती वो फिक्स कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज होती रहती है, और जो फिक्स और वेरिएबल दोनों है उसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है जी। शॉर्ट रन जो एक किसी पर्टिकुलर लिमिट के लिए है जो चेंज नहीं हो सकता, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ इनपुट कैन बी चेंज, तो शॉर्ट रन है। बाकी एक इनपुट हमें फिक्स रखना पड़ता है शॉर्ट रन में, और लॉन्ग रन में सारे ही इनपुट हमारे वेरिएबल होते हैं। शॉर्ट रन में एक इनपुट फिक्स होगा, जैसे कि लैंड है, बाकी इनपुट हम वेरिएबल रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में सारे ही इनपुट्स हमें क्या रखने पड़ते हैं, वेरिएबल रखने पड़ते हैं। डन है भाई। टोटल कॉस्ट दो तरह की होएगी, टोटल फिक्स कॉस्ट TFC और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट पर जो कॉस्ट आ रही है TFC लिखेंगे उसको, और TVC वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। ठीक है जी। देखो क्वेश्चन दे रहा है ना, देखो जरा इसमें आपके पास यहाँ वैल्यू दी हुई है आउटपुट की, टोटल फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों को जोड़ा तो क्या मिला, टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट का डिफरेंस डिवाइड बाय आउटपुट का डिफरेंस। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस 50 का है ना, यहाँ पे 40 का, यहाँ पे 30 का, यहाँ पे 20 का, यहाँ 10, यहाँ 6, यहाँ 19, ऐसे चल रहा है। फिर आपने निकाला है AFC में फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस और डिवाइड बाय आउटपुट। ठीक है, डिवाइड बाय आउटपुट करेंगे, TFC को आउटपुट से डिवाइड करेंगे। और AVC में वेरिएबल कॉस्ट है जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको हमने आउटपुट से डिवाइड करना है। ठीक है, और ATC में टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट रन कॉस्ट है और डायग्राम भी पूछे जाएंगे इसके। दिस इज़ योर डायग्राम, ये आपका टोटल कॉस्ट है, ये आपका TVC है और ये आपका TFC है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, ज़रूरी है ये करना। ठीक है, ये आपके मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। डायग्राम में देखो कुछ भी नहीं है, डायग्राम आपको एज इट इज़ ही करने पड़ेंगे, कोई भी बदलाव हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, और बेसिकली इसमें नॉर्मल क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं। ठीक है, लॉन्ग रन मैंने बताया था कि सारे इनपुट वेरिएबल होते हैं इसमें। ये आपका टोटल लॉन्ग रन का कॉस्ट फंक्शन है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि फर्म का बिहेवियर टुवर्ड सोसाइटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होता है तो इकोनॉमीज है, अगर नेगेटिव होता है तो डिसइकोनॉमीज है, बस ये याद रखना है। ठीक है, फर्म का बिहेवियर हमारा जो सोसाइटी के लिए अगर पॉजिटिव है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, और अगर नेगेटिव है तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है, बस ये याद रखना है। बस इसी को इसने डिफाइन करा है जैसे, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी ऑफ स्केल, याद रखना। दिस इज़ योर डायग्राम। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आ सकते हैं पेपर में इकोनॉमीज़ के ऊपर, तो बढ़िया तरह इसको कर लो। इस पूरे चैप्टर में यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो पिछले चैप्टर में भी आ चुकी हैं,
शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है, ये चीज़ें तो पढ़ ली ना आपने। तो आपने सिर्फ इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ही टॉपिक डिस्कस करना है कि इकोनॉमीज़ क्या है और डिसइकोनॉमीज़ क्या है। जहाँ कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपके पास हूँ, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिएगा। तो ये थी भाई आज की क्लास। आई होप इस क्लास से काफ़ी बेनिफिट आपको मिला होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक ब्लॉक हमारा रहता है, वो भी जल्दी हो जाएगा और इसके बाद हमारा ये पूरा यूनिट कंप्लीट है। बाकी यूनिट्स भी जल्दी जल्दी हम कवर कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। क्लास के बाद अपना रिव्यू दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।